Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are going to understand a very important topic in economics, the Harrod-Domer model. This model explains how investments and savings drives the growth of an economy. Sounds complex? Don't worry, I'll make it super simple to you. सो हम इन चीज़ों को इस वे में अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग वैसे ही अपने एग्जाम्स में लिख सकें. फॉर एग्जांपल आपको पहले लिमिटेशंस लिखने हैं, आपको पहले अजम्पशंस लिखने हैं, आपको पहले मीनिंग्स लिखने हैं, आपको पहले ग्राफ बनाना है, आपको क्या करना है. सो हम इन चीज़ों को उस वे में ही देखने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ हैरोड-डोमर मॉडल. बेसिकली हैरोड-डोमर मॉडल होता क्या है? ये एक थ्योरी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे दिया गया है. किस पे दिया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ पे दिया गया है. इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी. इसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि बताई गई हैं. लोग कितना सेव करते हैं और हाउ एफिशिएंटली द इकोनॉमी यूजेस इट्स कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. सो बेसिकली यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न हैं. टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. फर्स्ट, हाउ पीपल आर सेविंग, हाउ मच पीपल सेव, एंड सेकेंडली how efficiently the economy uses its capital to produce goods and services. Efficient use of capital to produce goods and services. अगर हम लोग ज़्यादा सिंपल वे में इसको समझना चाहें तो बेसिकली हैरोड-डोमर मॉडल आपको एक इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है जो कि आपको बताती है कि आप ज़्यादा सेविंग्स करोगे तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो ज़्यादा कैपिटल जनरेट होगा, ज़्यादा कैपिटल होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सो सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होगा, कैपिटल ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा. इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है ये हैरोड-डोमर मॉडल. ठीक है, अब बढ़ते हैं. ये मॉडल जो है वो इंडिपेंडेंटली दो साइंटिस्ट के द्वारा इकोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था. कौन कौन थे वो? सर रॉय हैरोड एंड एफ.सी. डोमर. इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को मतलब पहले ये होता है ना कि आप प्लानिंग करके करो कि चलो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करेंगे. बट नहीं, इन्होंने दुनिया के दो अलग अलग कोनों में अपना अपना रिसर्च किया. रॉय हैरोड ने यूके में किया और एफ.सी. डोमर ने यूएसए में किया. बट इन दोनों के मॉडल को हम लोग एक साथ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगहों पर भी अपने रिसर्च को करके इनका कंक्लूज़न जो था एक मॉडल का वो सेम ही था. इस मॉडल का कंक्लूज़न इनका यही था कि आप ज़्यादा सेविंग करोगे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. सो ये एक सेम कंक्लूज़न पे पहुँचे थे, इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है हैरोड-डोमर मॉडल. सो हैरोड का पूरा नाम था क्या? इकोनॉमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था सर रॉय हैरोड एंड डोमर का था एफ.सी. डोमर. हैरोड ने कहाँ पे किया था? यूके में किया था. एंड डोमर ने कहाँ किया था? यूएसए में किया था. सो आपको पढ़ने दोनों के मॉडल्स हैं. आपको हैरोड के भी मॉडल पढ़ने हैं, आपको डोमर के भी मॉडल पढ़ने हैं. बट उन दोनों का कंक्लूज़न क्या होगा? सेम होगा. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हैरोड का मॉडल. देन अपने आने वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे डोमर का मॉडल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सर रॉय हैरोड्स मॉडल. सो इनके अब हम लोगों ने हैरोड-डोमर मॉडल के मीनिंग को समझ लिया, किसने दिया था, कहाँ पे दिया था वो समझ लिया. नाउ लेट्स गो टू अजम्पशंस ऑफ मॉडल. अब आप इस पॉइंट से इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम लोग किसका मॉडल पढ़ रहे हैं? हैरोड का मॉडल. डोमर का मॉडल हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे. अजम्पशंस. So to understand the model clearly, we need to know its assumptions. So first assumption क्या था हैरोड मॉडल का? The economy is closed. इकोनॉमी जो है वो closed है. कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है. इकोनॉमी क्या है? closed है. No import and export. and then second assumption है हमारे पास no government intervention. No government intervention. इसका मतलब क्या हुआ कि ना कोई टैक्सेस लिए जा रहे हैं और ना कोई सब्सिडीज़ दी जा रही हैं. नो टैक्सेस एंड नो सब्सिडीज़. देन हमारे पास तीसरा अजम्पशन है रिसोर्सेज जैसे कि लेबर और कैपिटल जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं.
फुल एम्प्लॉयमेंट है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है, फुल्ली एम्प्लॉयड है। देन फोर्थ अजम्पशन है कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है इस मॉडल में वो कांस्टेंट है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या हुआ, कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब हुआ कि जो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो हमेशा सेम आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रही है। आउटपुट कहीं भी ऊपर नीचे किसी में भी नहीं हो रहा है, सेम कैपिटल सेम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उससे, दैट्स वाई इट इज़ कॉन्स्टेंट। देन हमारे पास फिफ्थ असम्पशन हुआ सेविंग्स रेट जो है वो भी कांस्टेंट है। सेविंग्स रेट क्या है, कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि लोग एक फिक्स्ड पार्ट ही अपने इनकम का सेव कर पा रहे हैं, सेविंग रेट कांस्टेंट। देन हमारे पास सिक्स्थ असम्पशन हुआ कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है। एंड इन अजम्पशंस को आप ध्यान रखना, ये अजम्पशंस जो हम लोग हैरोल्ड मॉडल में ले रहे हैं वही सेम अजम्पशन जो है वो डोमर मॉडल में भी लिए हुए जाएंगे। देन हमारे पास सेवेंथ अजम्पशंस भी है यहाँ पे, वो क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल रोल है, इन्वेस्टमेंट का क्या है, डबल रोल है। इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। देन सेकेंडली इन्वेस्टमेंट क्या है, वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है, डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, देन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा, आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगा तो आप ज़्यादा मशीन्स ले पाओगे, आप ज़्यादा मशीन्स लोगे तो आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट करोगे, आप ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हो जिसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। और वो डिमांड कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, इकोनॉमी में कैपिटल आ रहा है, इकोनॉमी में कैपिटल आ रहा है तो प्रोडक्शन हाई होगा, और प्रोडक्शन हाई करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग कैसे मिलेंगे, ज़्यादा जॉब से मिलेंगे, ज़्यादा जॉब्स होगा फिर ज़्यादा इनकम होगा, जिसके कारण ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा डिमांड। सो इन्वेस्टमेंट का क्या है यहाँ पे, डबल रोल है, डिमांड इंक्रीज़ एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़। देन हमारे पास एक एट्थ अजम्पशन भी है, कोई भी टाइम लैग नहीं है। कोई भी टाइम लैग कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 10 और 5 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है रिटर्न के लिए, आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वैसे ही आपका रिटर्न आपके पास आ जा रहा है। सो यही है हमारे 8 अजम्पशंस हैरोल्ड मॉडल के, जो कि सेम होने वाले हैं डोमर मॉडल में भी। नाउ लेट्स कम टू थर्ड स्टेप विच इज़ फार्मूला। सो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, पहले आप मीनिंग लिखोगे, देन आप अजम्पशंस लिखोगे, एंड देन हमारे पास आता है फार्मूला। सो फार्मूला क्या है हैरोल्ड मॉडल का, G इज़ इक्वल टू S बाई V। हियर G इज़ ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, एंड देन S इज़ इक्वल टू सेविंग रेट, लोग कितना सेव कर रहे हैं, सेविंग रेट, अपने इनकम से लोग कितना सेव कर रहे हैं, एंड देन V इज़ कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहाँ पे क्या होगा, अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगे और ये क्या बोलते हैं वी, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रहेगा तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी ज़्यादा फास्टर ग्रो करेगी, फास्टर ग्रोथ होगा हमारे पास। अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इकोनॉमी में ज़्यादा कैपिटल आएगा तो इकोनॉमी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी, फास्टर ग्रोथ होगा। एंड अगर यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रहा देन फिर भी फास्टर ग्रोथ होगा। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। देन लेट्स गो टू, अब इसके बाद फार्मूला के बाद हमें जाना है किस पे, ग्राफ पे। बट ग्राफ पे जाने से पहले आपको टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट समझना पड़ेगा। फॉर ग्राफ को आप जितना समझ कर बनाओ, जिन चीज़ों को बारीकी से समझो, देन वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। दैट्स वाई सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट समझेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ पे जाएंगे। सो देन फोर्थ हमारा पॉइंट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट जो होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं ग्रोथ रेट के। फर्स्ट वन इज़ G, कैपिटल G, हियर कैपिटल G जो कि होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। व्हाट, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है प्रोडक्शन कितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन रियल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देन हमारे पास सेकेंड आता है व्हाट, वारंटेड ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं GW से। व्हाट, वारंटेड ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट।
जो कि हमें बताती है कि ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए इकोनॉमी में। आई मीन एक आप प्लान नहीं करते हो कि हम इतना ग्रोथ कर सकते हैं, इतनी होनी चाहिए इकोनॉमी में ग्रोथ। सो वो हमें बताता है वारंटेड ग्रोथ रेट। क्या बताता है? इट मीन्स व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट इन द इकॉनमी। एंड देन हमारे पास थर्ड एंड लास्ट टाइप आता है क्या? नेचुरल ग्रोथ रेट, GN नेचुरल ग्रोथ रेट। ये हमें क्या बताता है? मैक्सिमम ग्रोथ फ्रॉम लेबर एंड टेक। सो मैक्सिमम लिमिट क्या है प्रोडक्शन की, हम लोग कितना तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमें क्या बताता है? नेचुरल ग्रोथ रेट। इट मीन्स व्हाट इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हम लोग कितने लिमिट तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट ऑफ increase in production. Now let's come to graph part. graph so हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल ग्रोथ रेट या एक्चुअल ग्रोथ रेट। हमने पढ़ा था एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट का ग्राफ कैसा होगा? एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या से? कैपिटल G से। सो इसका ग्राफ आप हमारे पास हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हम एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, एंड देन हियर वी आर गोइंग टू टेक ग्रोथ। सो हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट हो जाएगा दिस। दिस इज आवर एक्चुअल ग्रोथ रेट। देन लेट्स कम टू नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट, सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं GN से। और ये क्या होगा? नेचुरल ग्रोथ रेट विल बी पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, GIS. Then let's come to warranted growth rate. Warranted growth rate, and this will be upward sloping like this. See, X, Y, IS, GW, GN, GW. दिस इज वारंटेड ग्रोथ रेट, जो कि है अपवर्ड स्लोपिंग। एंड हमारे पास नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड देन हियर वी हैव एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो इसी मॉडल में हमारे पास एक पॉइंट आता है नाइफ एज इक्विलिब्रियम का। व्हाट? नाइफ एज इक्विलिब्रियम। सो इसमें क्या होता है? जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट। ये जिस पॉइंट पे हुआ वही पॉइंट है व्हाट? नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम इन सारी चीज़ों को एक पूरे ग्राफ में तीनों को, मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट को एक साथ लेकर समझेंगे। सो ये हमारे यहाँ पे आ गया ग्राफ। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, जी। देन हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट क्या था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। हमारे पास वारंटेड ग्रोथ रेट था जो कि था अपवर्ड स्लोपिंग। एंड देन हमारे पास था एक और क्या था? एक्चुअल ग्रोथ रेट, जो कि यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा था। एंड देन यहाँ पे वो इस पॉइंट पे डिक्रीज़ हो जा रहा था। सो ये हमारा हो गया एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर G इज़ ग्रेटर दैन GW। ये एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हमारा है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से बड़ा है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से बड़ा है। एंड देन इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से छोटा हो गया। मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट यहाँ पे चला गया और हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ आ गया। सो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। सो हियर एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ स्मॉलर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट। सो ये क्या का सिचुएशन है? ये हमारा सिचुएशन हुआ इन्फ्लेशन का। व्हाट? व्हेन एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर दैन वारंटेड ग्रोथ रेट, दिस विल बी इन्फ्लेशन। यहीं पे एक और पॉइंट आ जाता है, व्हेन एक्चुअल ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर दैन नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट तो हमारा आप देख ही सकते हो,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इसी में होता है ये, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट बढ़ा रहा नेचुरल ग्रोथ रेट से भी, वो भी सिचुएशन होता है इन्फ्लेशन का। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेशन होगा। सो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब डेली आइटम्स लाइक फूड, पेट्रोल, क्लोथ्स, ये सब के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, बट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। एंड देन हमारे यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन क्या था, व्हेन वारंटेड ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो व्हेन वारंटेड ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट, एंड इन ऐसे ही हम यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन लेंगे, व्हेन नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल ग्रोथ रेट। सो ये दोनों हमारा सिचुएशन हो गया डिफ्लेशन का। एंड व्हाट इज़ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज़ एक्जैक्टली अपोजिट टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी डिफ्लेशन में। सो यही है हमारा ग्राफ, एंड यही हमारा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देन हियर इस पॉइंट पे ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहाँ पे क्या, नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। सो यही है हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम। व्हाट, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, अ पॉइंट वेयर एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट। सो ये हमारा क्या कहलाता है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। सो अभी तक हमने मीनिंग ऑफ हेरोड मॉडल देखा, अजम्पशंस देखा, ग्राफ देखा, और इस ग्राफ को आप ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने बताया था। जैसे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप उसी को वर्ड्स में लिखोगे। देन द लास्ट पार्ट इज़ लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो अजम्पशंस लेते हैं उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए वो कैसे एक डिसएडवांटेज हो सकता है, कैसे उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो हमने अजम्पशंस में एक पॉइंट लिया था फुल एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे कैपिटल और लेबर जो थे वो फुल्ली एम्प्लॉयड थे। बट इन रियल लाइफ इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट? नो, दिस इज़ अ बिग नो। हर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होती ही है। सो अनएम्प्लॉयमेंट हर एक कंट्री में प्रेजेंट है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। देन लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि है इट डजेंट इंक्लूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, किसके मॉडल में, हेरोड मॉडल में। बट हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेक्नोलॉजी से ही इनोवेशन आता है, जिससे हमारा ग्रोथ होता है। सो इस बात को भी अज्यूम करना नॉट अ फेयर डील। देन थर्ड पॉइंट इज़ इट अज्यूम्स फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो था वो क्या था, फिक्स था, फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। बट हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा, अगर हम लोग के पास ज़्यादा अच्छे मशीन्स होंगे तो हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ लेस कैपिटल। कम कैपिटल में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स मानना इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ हेरोड मॉडल। देन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, हम लोग ज़्यादा बेटर मशीन से और से लेस कैपिटल में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ इट डजेंट कंसिडर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। इट डजेंट कंसिडर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कोई भी, ना टैक्स का रोल है, ना सब्सिडीज़ का रोल है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ का भी रोल नहीं है। सो इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ हेरोड मॉडल, इट डजेंट कंसिडर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हो गए हेरोड मॉडल के, जिनको आप लोग फिर से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं। सो बेसिकली आई हैव गिवन यू द ब्लूप्रिंट कि आप उन चीज़ों को कैसे लिख सकते हो। आप इस पे जाओ, आप इन चीज़ों पे फर्दर रिसर्च करो, अपने नोट्स बनाओ। आप जितना खुद से पढ़ोगे आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में आएंगी, आप उतनी अच्छे से चीज़ें आपको याद रहेंगी, और आप वही चीज़ अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो, दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप कहीं से पढ़ लो और आपको वो आप रट लो। इकोनॉमिक्स रटने की चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स जो है वो समझने की चीज़ है।